वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी ने, उस पार्टी ने जिससे मैं संबंध रखता हूँ, जो मार्क्स, लेनिन और ट्रॉट्स्की की पार्टी है, उसने 1947 का बार बार विश्लेषण प्रस्तुत किया है। और पहली बार उसने 1947 का विश्लेषण करते हुए ये कहा कि 1947 किसी भी तरह की आज़ादी या किसी भी तरह की क्रांति नहीं है। 15 अगस्त 1947 एक घृणित प्रतिक्रांति का चरम है, उसका शिखर है। एक ऐसी प्रतिक्रांति जो उससे 15 साल पहले शुरू हुई थी, जिसमें ब्रिटिशर्स के साथ साथ ब्रिटिश सत्ता के साथ साथ, औपनिवेशिक सत्ता के साथ साथ भारत की जो पार्टियां हैं, बूर्जुआ पार्टियां हैं, जिनमें हिंदू महासभा से लेकर कांग्रेस तक तमाम पार्टियां शामिल हैं, तो वो उस प्रतिक्रांति की विजय के लिए जिम्मेदार थी। और हमने कहा, दूसरी बात हमने कही कि 1947 में क्रांति फलीभूत नहीं हुई, बल्कि क्रांति का गर्भपात हो गया और प्रतिक्रांति विजयी हो गई। भारत में भारत की राष्ट्रीय बूर्जुआजी का, जिसे हम दरअसल राष्ट्रीय बूर्जुआजी भी नहीं कह सकते, जो बहुराष्ट्रीय बूर्जुआजी है, हम इसलिए उसे भारतीय बूर्जुआजी कहते हैं। तो भारतीय बूर्जुआजी का यहाँ सत्ता में आ जाना, भारत के अंदर जो साम्राज्यवाद की क्लाइंट बूर्जुआजी है, उसका यहाँ सत्ता में आ जाना, उसका पावर में आ जाना, किसी भी तरह से किसी क्रांति का या स्वतंत्रता का, किसी तरह की आज़ादी का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी प्रतिक्रांति का प्रतीक है जो उससे 15 साल पहले अपने पूरे वेग और आवेग के साथ शुरू हुई थी और 1947 में वो अपने चरम पर पहुंच गई और एक प्रतिक्रांति के रूप में फलीभूत हुई। और भारतीय बूर्जुआजी का सत्ता संभाल लेना, दरअसल ये सत्ता भारतीय बूर्जुआजी को भीख में मिली, एक हस्तांतरण के तहत मिली, एक गुप्त हस्तांतरण के तहत मिली, जिसका उद्देश्य भारत में क्रांति को रोकना था, न कि क्रांति को संपन्न करना। WSP की ये जो प्रस्थापना है, वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी की जो प्रस्थापना है कि 1947 एक प्रतिक्रांति का चरम है, इसे SUCI नहीं मानती। SUCI ठीक इसके विपरीत जो है, वो अपनी अवधारणा को सामने रखती है। वो कहती है कि 1947 में यहाँ एक बूर्जुआ जनवादी क्रांति हो गई। SUCI का कहना है कि भारतीय बूर्जुआजी के हाथ में सत्ता जाने से भारत में बूर्जुआ जनवादी क्रांति संपन्न हो गई। मैं इसके ऊपर जो है एम्फेसिस दे रहा हूँ, शुरू नहीं हो गई। वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि शुरू हो गई, उसकी शुरुआत हो गई। वो कह रहे हैं कि इससे बूर्जुआ जनवादी क्रांति जो है वो संपन्न हो गई, उसका फ्रूशन हो गया, वो फलीभूत हो गई। ये कहते हुए कि 1947 एक क्रांति को रिप्रेजेंट करता है, क्रांति का प्रतिनिधित्व करता है, और वो दो क्रांतियों के बीच में, जनवादी क्रांति और समाजवादी क्रांति के बीच में एक वाटरशेड है। SUCI का ये कहना है कि यहाँ जनवादी क्रांति पूरी हो गई, संपन्न हो गई, और उसके साथ समाजवादी क्रांति की शुरुआत हो गई, समाजवादी क्रांति का दौर शुरू हो गया। तो उनकी ये जो मान्यता है कि ये दो दौरों के बीच में, जनवादी क्रांति के दौर और समाजवादी क्रांति के दौर के बीच में एक वाटरशेड है 1947, और 1947 जनवादी क्रांति के फ्रूशन को, उसके सफलीभूत होने को रिप्रेजेंट करता है। ये बात जो है पूरी तरह से अपने आप में, जो माओवादियों की, जो दूसरे माओवादी पार्टियां हैं, जिनमें भारत की माओवादी पार्टी शामिल है, उससे भी यहाँ श्यामजी जो है और उनकी पार्टी SUCI, वो 100 कदम पीछे हट जाते हैं। भारत में CPI से लेकर के
और दूसरी माओवादी पार्टियों तक सबकी अवधारणा है कि 1947 को कोई क्रांति संपन्न नहीं हुई, बल्कि जनवादी क्रांति जो है उसके बाद जारी है। और ये जनवादी क्रांति जो है ये अभी भारत में पूरी की जानी है। उस जनवादी क्रांति को पूरा करके ही समाजवादी क्रांति में जो है कदम रखा जा सकता है। तो स्टालिन और माओ के जो चेले हैं ये असल में दो हिस्सों में बट गए हैं, जिसमें एसयूसीआई का ये कहना है कि 1947 जो है वो डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन का, जनवादी क्रांति का हाई पॉइंट है, जिसके अंदर जनवादी क्रांति फलीभूत हो गई है। और दूसरी तरफ जो भारत की माओवादी पार्टी हैं और दूसरे स्टालिनवादी माओवादी हैं, उनका ये कहना है कि भारत के अंदर भारतीय बुर्जुआजी के सत्ता में आ जाने से जनवादी क्रांति जो है वो संपन्न नहीं हो गई, और अभी पहले जनवादी क्रांति को संपन्न किया जाना, उसके बाद समाजवादी क्रांति का प्रश्न पैदा होगा। ये दो माओवादी ग्रुपों की अलग अलग लाइन हैं जो एक दूसरे के उलट हैं, लेकिन इन लाइंस के अंदर भी, इन अवस्थितियों के अंदर भी ये जो एसयूसीआई की अवस्थिति है बहुत ज़्यादा रिएक्शनरी है, बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियावादी है, और दूसरे माओवादियों से भी ये 100 कदम पीछे चली जाती है, दूसरे स्टालिनवादियों और माओवादियों से भी। दरअसल ये कहकर कि 1947 जो है वो जनवादी क्रांति का चरम है और यहाँ जनवादी क्रांति का रियलाइजेशन हो गया, जनवादी क्रांति यहाँ सफलीभूत हो गई और उसके बाद यहाँ समाजवादी क्रांति शुरू हो गई, ये कहकर एसयूसीआई दरअसल भारत में बुर्जुआजी की सत्ता को, भारतीय बुर्जुआजी की सत्ता को एक प्रोग्रेसिव कैरेक्टर दे रही है, एक प्रगतिशील चरित्र दे रही है, जिसमें उनका ये मानना है कि भारत की बुर्जुआजी की ये सत्ता एक क्रांति की सफलता को इंगित करती है, क्रांति की सफलता का प्रतिनिधित्व करती है। अभी हम यहाँ दूसरे जो माओवादी हैं या स्टालिनवादी उनकी बात नहीं करेंगे, अभी हम स्टालिनवादी और माओवादियों का जो एक पर्टिकुलर स्टैंड है एसयूसीआई और उसके जो प्रवक्ता हैं श्याम जी, हम उनकी बात करेंगे। उन्होंने एसयूसीआई छोड़ दी है, लेकिन वे एसयूसीआई की विचारधारा के आज भी प्रवक्ता हैं। वो आज भी ये मानते हैं कि 1947 में भारत में एक इनकलाब जो है वो पूरा हो गया, जनवादी इनकलाब पूरा हो गया और समाजवाद की स्टेज में जो है भारत जो है प्रवेश कर गया। तो इस तरह से ये ना सिर्फ 1947 को एक प्रोग्रेसिव कैरेक्टर दे देते हैं, बल्कि भारत की जो बुर्जुआजी जो है सत्ता में है उसे भी एक प्रोग्रेसिव कैरेक्टर दे देते हैं कि वो जनवादी क्रांति की सफलता की लहर पर चढ़कर जो है सत्ता में आई, जनवादी क्रांति सफल हो गई और ये जो भारतीय बुर्जुआजी है ये उस जनवादी क्रांति की प्रतिनिधि है। अब ये बड़ी मज़ेदार बात है और दरअसल ये कहाँ से ला रहे हैं, ये जो कैरेक्टराइजेशन है 47 का, ये ला रहे हैं फरवरी 1917 से, क्योंकि उन्होंने फरवरी 1917 को गलत समझा है। फरवरी 1917 को और उसकी सरकार को जो वहाँ सत्ता में आई उसे वे जनवादी सरकार समझते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह से स्टालिन उस समय समझ रहा था। बाद में स्टालिन ने कहा कि मैं गलत था और लेनिन और ट्रॉट्स्की सही थे। फरवरी 1917 में स्टालिन और उसके साथी यही सोच रहे थे कि रूस में एक जनवादी क्रांति हो गई है और प्रिंस लो और उसके बाद केरेंस्की की जो सरकारें हैं वो इस क्रांति को रिप्रेजेंट करती हैं, इस क्रांति का प्रतिनिधित्व करती हैं और ये कोई जनवादी क्रांति हो गई है और ये सरकारें जो हैं जनवादी सरकारें हैं। इसलिए तमाम सैनिकों का, मज़दूरों का फ़र्ज़ है कि वो इन सरकारों के हाथ मजबूत करें, इन्हें खंडित नहीं करें, इनसे लड़े नहीं, इनके खिलाफ़ संघर्ष नहीं करें। ये संघर्ष केरेंस्की की सरकार के ख़िलाफ़ तभी शुरू हो सका जब लेनिन जो हैं वो विदेश से लौट आए, वरना स्टालिनवादियों ने वहाँ पूरी क्रांति का दम निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी।
उसी फार्मूले को लागू करते हुए श्याम जी कहते हैं कि 1947 में क्योंकि भारतीय बूर्जुआजी सत्ता में आ गई, इसलिए भारतीय बूर्जुआजी का 1947 में या सत्ता में आ जाना अपने आप में एक क्रांति का फलीभूत होना है, उसका फ्रूशन होना है। यहाँ अगर हम फरवरी 1917 की बात करें तो 1947 का उससे भी कोई मेल नहीं है, क्योंकि फरवरी 1917 में तो सशस्त्र मजदूर किसानों ने ज़ार की सत्ता को उखाड़ फेंका था, अपनी सोवियतें कायम कर ली थी, और कम से कम क्रांति के पहले 4 दिन ये सत्ता जो है, जब तक औपचारिक सत्ता कायम नहीं हुई थी प्रिंस लो की और फिर केरेंस्की की, तब तक कम से कम मज़दूरों किसानों के हाथ में सत्ता थी। उन्होंने जारशाही का तख्ता पलट दिया था, क्रांतिकारी संघर्ष से कैदियों को रिहा करा दिया था और जनवादी अधिकारों को सड़क पर संघर्ष में हासिल कर लिया था। 1947 का भारत में इससे बिल्कुल कोई मेल नहीं है, फरवरी क्रांति से। हालांकि फरवरी क्रांति को भी स्टालिनवादी जो है बिल्कुल गलत समझते हैं, लेकिन अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं। अभी हम समझ लें कि फरवरी क्रांति से भारत में 1947 का भी कोई मेल नहीं है, क्योंकि 1947 में क्या हुआ? 1947 में जनता ने ब्रिटिश साम्राज्य को यहाँ से उखाड़ कर नहीं फेंका, मज़दूरों किसानों ने यहाँ से ब्रिटिश साम्राज्य का तख्ता नहीं पलटा, बल्कि भारतीय बूर्जुआजी और ब्रिटिश बूर्जुआजी के बीच में एक समझौता हो गया, और उस समझौते में ये जो सत्ता है ये भारतीय बूर्जुआजी के हाथ में ब्रिटिश बूर्जुआजी ने सौंप दी। और इसलिए सौंप दी ताकि क्रांति को रोका जा सके, ताकि क्रांतिकारी संघर्ष को रोका जा सके, ताकि क्रांति को सत्ता हासिल करने से रोका जा सके। इसलिए प्रतिक्रांतिकारी बूर्जुआजी के हाथ में, भारतीय बूर्जुआजी के हाथ में सत्ता सौंप दी। भारतीय बूर्जुआजी का ये सत्ता में आना, सत्ता का ये हस्तांतरण, ये ट्रांसफ़र, ये भारत में सांप्रदायिक दंगों की और भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन की, उसके सांप्रदायिक धार्मिक विभाजन की पीठ पर हुआ। उसके बिना ये संभव नहीं था। उसके बिना ये संभव नहीं था कि बूर्जुआजी या सत्ता में आ जाती, या ब्रिटिश और भारतीय बूर्जुआजी के बीच में ये किसी तरह का सौदा जो है ये सफल हो जाता। तो खून की नदी में क्रांतिकारी संघर्ष को डुबोकर ही दरअसल इस समझौते को हासिल किया जा सका 1947 में। तो भारतीय बूर्जुआजी ने जो सत्ता इस समझौते के जरिए भीख में पाई, उसे SUCI एक क्रांति का चरम बता रही है, जनवादी क्रांति का चरम बता रही है। 1947 का ये विश्लेषण SUCI का बहुत ही ज़्यादा अपने आप में प्रतिगामी और प्रतिक्रांतिकारी विश्लेषण है, क्योंकि भारतीय बूर्जुआजी को भी और 1947 के इस समझौते को एक तख्ता पलट के रूप में, क्रांति के रूप में उसे जो है मान्यता देता है और उसकी अनुशंसा करता है, उसकी रिकमेंडेशन करता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 1947 का विश्लेषण करते हुए हमारे यहाँ लगभग सारी जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, स्टालिन और माओ के चेलों की जो पार्टियां हैं, ये सभी पार्टियां दरअसल 1947 को लेकर बड़ी गलती करती हैं, और कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी ने उसे प्रतिक्रांति का चरम नहीं माना था, नहीं कहा था। ये पहली बार वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी ने अपना विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए 1947 का, वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी ने कहा कि ये क्रांति का नहीं, क्रांति की प्रतीक नहीं है 1947, बल्कि ये एक प्रतिक्रांति का चरम है जिसने क्रांति को सत्ता में आने से रोक दिया। अब देखिए कितनी मज़ेदार बात है। जहाँ तक लेनिन का ताल्लुक है, लेनिन मजदूरों किसानों की सत्ता को जनवादी अधिनायकत्व बताते हैं। श्याम जी जो है इसकी चर्चा करते हैं, तो लेनिन जो हैं वो मजदूरों किसानों की सत्ता को जनवादी अधिनायकत्व बताते हैं, लेकिन श्याम जी जो हैं
वो फरवरी 1917 में बूर्जुआजी की सरकार को जनवादी अधिनायकत्व बता रहे हैं। श्याम जी अपने लेख में उसको 1917 की जो सरकार है फरवरी की, उसको जनवादी अधिनायकत्व बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनवादी अधिनायकत्व कायम हो गया था फरवरी में। फरवरी में कोई जनवादी अधिनायकत्व कायम नहीं हुआ था फरवरी 1917 में। और इसलिए इसका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं, हम सिर्फ 47 की बात कर रहे हैं, उसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि जो गलती आ रही है जिसको श्याम जी जो है जिसका इस्तेमाल यहाँ 1947 का विश्लेषण करने में कर रहे हैं, दरअसल फरवरी 1917 का उनका जो अपना मेंशेविक विश्लेषण है SUCI का और तमाम स्टालिनवादी पार्टियों का, तो ये बात जो है ये वहाँ से निकल करके आ रही है, ये बात उससे आ रही है और उससे आकर के यहाँ ये 1947 के विश्लेषण पर उसको थोप रहे हैं और इसलिए उसमें जो है बड़ी गलती कर रहे हैं। वे 1947 में भारतीय पूंजीपति वर्ग के इस सत्ता हस्तांतरण को बूर्जुआ क्रांति बता रहे हैं, बूर्जुआ जनवादी क्रांति बता रहे हैं। हम आपको बताएंगे आगे आगे जैसे उनके लेख की आलोचना करेंगे कि लेनिन इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। लेनिन ने कहीं भी ये नहीं कहा कि जो सरकार फरवरी 1917 में बनी वो किसी भी तरह से जनवादी क्रांति का प्रतिनिधित्व करती थी। उल्टा लेनिन ने इस सरकार का तख्ता उलटने की बात की। लेनिन उन तमाम बोल्शेविक और मेंशेविक नेताओं पर बरसे, जैसे ही स्विट्ज़रलैंड से लौटे वे उन पर बरसे जो इस सरकार को समर्थन की बात कर रहे थे। तो लेनिन इस सरकार को समर्थन की बात नहीं कर रहे हैं, प्रिंसलो और केरेंस्की की सरकार को। लेकिन यहाँ SUCI जो है, SUCI और उसके नेता वो नेहरू की सरकार को, जिन्ना की सरकार को वो क्रांति की प्रतीक बता रहे हैं। वो हमें बता रहे हैं कि 1947 में जनवादी क्रांति जो है वो अपने फूशन पर पहुंच गई, वो फलीभूत हो गई और 1947 से एक नई क्रांति, समाजवादी क्रांति जो है वो शुरू हो गई। मैं यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर यहाँ SUCI या उसके कोई भी नेता ये कहते हैं कि 1947 में क्रांति, जनवादी क्रांति संपन्न तो नहीं हुई लेकिन बूर्जुआ जनवादी क्रांति में जो हो सकता था वो संपन्न हो गया, तो यहाँ बिल्कुल सीधे सीधे वो ट्रॉट्स्की का समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि ट्रॉट्स्की यही कह रहा है, ट्रॉट्स्की कह रहा है कि एक समाजवादी क्रांति का आगाज़ होने से पहले जनवादी क्रांति का संपन्न होना जरूरी नहीं है। ये दो अलग अलग कंपार्टमेंट में रखी हुई चीज़ें नहीं हैं, जनवादी क्रांति और समाजवादी क्रांति, बल्कि इनके बीच में एक ज़बरदस्त ओवरलैपिंग है जहाँ एक दूसरे को आच्छादित करती है। लियो ट्रॉट्स्की ने हमें ये स्पष्ट बताया कि हमारे वक्त में साम्राज्यवाद ने दो दुनिया जो हैं, जो एक दूसरे से जो है सदियों दूर थी, एक तरफ दुनिया का मेट्रो सेंटर जिसमें यूरोप था और दूसरी तरफ कॉलोनीज जिनके अंदर अभी तक हल बैल की खेती होती थी। सामाजिक संगठन जो है वो बहुत ही युग पिछड़ा था। तो ब्रिटेन और फ्रांस से जो सदियों पीछे समाज जो है वो घिसट रहे थे, तो साम्राज्यवाद ने इन दोनों दुनियाओं को, इन दोनों समाजों को एक साथ ला दिया। और क्योंकि ये दोनों समाज एक साथ आ गए, क्योंकि ये दो अलग अलग दुनिया जो जिनके बीच में सेंचुरीज़ का, शताब्दियों का फासला था, ये एकजुट हो गई, इसलिए इनके खिलाफ क्रांति जो है वो भी एकजुट होनी चाहिए। वो क्रांति भी एकजुट हो गई। तो जनवादी और समाजवादी क्रांति के बीच में जो सीमा रेखा मार्क्स या एंगल्स के ज़माने में थी, वो सीमा रेखा ख़त्म हो गई। वो सीमा रेखा लेनिन तक आते आते पूरी तरह से अपने आप में मिट गई। लेकिन श्याम जी जो है ये मानने के लिए तैयार नहीं है और वो 1947 में भारतीय बूर्जुआजी के सत्ता में आने को वे जनवादी क्रांति का चरम बिंदु बताते हैं, वे जनवादी क्रांति का फ्रूशन बताते हैं उसे। यहाँ बड़ी मज़ेदार बात है कि क्या रूसी पूंजीपति वर्ग के सत्ता में आ जाने को लेनिन क्रांति के असफल पक्ष के रूप में देख रहे हैं या सफल पक्ष के रूप में देख रहे हैं? आप जानते हैं दोस्तों कि फरवरी 1917 में वहाँ रूस के अंदर ज़ार के पतन के साथ
बुर्जुआजी सत्ता में आ गई थी, तो लेनिन इस बुर्जुआजी के सत्तारोहण को इसे क्रांति की सफलता के रूप में देख रहे हैं या असफलता के रूप में देख रहे हैं? वे निश्चित रूप से, लेनिन निश्चित रूप से इसे क्रांति की असफलता के रूप में देख रहे हैं। फरवरी 1917 में रूस में जनवादी कार्यभारों से लदी हुई जो क्रांति है, जनवादी क्रांति है, वो जनवाद की दहलीज पर खुली, लेकिन प्रिंस लोव और उसके बाद केरेंस्की की सरकारों के बनने के साथ ही ये जो इनकलाब है, ये जो क्रांति है, जनवादी क्रांति जो वहाँ खुली, ये बंद हो गई। और ये बंद होने का मतलब था कि सर्वहारा को सत्ता में नहीं ला सकी। सर्वहारा सत्ता में नहीं आ सका, इसलिए रूस के अंदर क्रांति भी आगे नहीं बढ़ सकी। क्रांति फरवरी में ही रुक गई। और उसके बाद जो क्रांति का विकास हुआ वो इस सरकार के तत्वावधान में नहीं हुआ, बल्कि इस सरकार के खिलाफ संघर्ष में हुआ। तो क्रांति का ये जो भाग था ये वहीं छूट गया, और जिसे हम देखते हैं कि आगे इस पर से जो है अक्टूबर क्रांति वो ब्रेक हटाती है, और इस क्रांति के चरित्र में एक ज़बरदस्त वाम मोड़ आता है। यहाँ SUCI का जो दृष्टिकोण है जिस पर हम बात कर रहे हैं, जिसे श्याम जी दोहरा रहे हैं, मैं अभी बाकी मुद्दों को नहीं लूँगा, एक मुद्दे को लेकर इस पर चर्चा करके सिर्फ चर्चा के लिए इसको छोड़ूंगा और साथियों के प्रश्नों के उसके बाद में जो है जवाब दूंगा। इसके बाद हम हर बार एक कॉन्फ्रेंस करेंगे, और जो भी लोग रुचि रखते हैं इन प्रश्नों में तो वो उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करें, मैं लिंक डालूंगा उसका, और उस पर जो है हम बातचीत करेंगे। तो साथियों, 1947 में भारत के सांप्रदायिक विभाजन और सांप्रदायिक दंगों की पीठ पर चढ़कर, ऐसे सांप्रदायिक दंगे जिसमें कम से कम 20 लाख लोग मारे गए थे, 2 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं वो बेघरबार हुए थे, अंग भंग हुए थे लोगों के, बलात्कार और आगजनी हुई थी। तो इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी की पीठ पर चढ़कर प्रतिक्रांति जो है वो यहाँ सत्ता में आ सकी थी, अपनी सत्ता जमा सकी थी। 1947 में जो हुआ, इसलिए वो एक प्रतिक्रांति थी, वो किसी भी अर्थ में कोई आज़ादी या क्रांति नहीं थी। और SUCI का ये दावा कि 1947 में यहाँ क्रांति हुई, या क्रांति की एक स्टेज जो है वो कंप्लीट हुई, एक स्टेज जो है वो पूर्ण हुई, ये दावा पूरी तरह से गलत है, और ये बहुत ही प्रतिगामी दावा है जिसमें शासक बुर्जुआजी को उसके तमाम अपराध कर्मों से, उसके काले चरित्र से पूरी तरह से बरी कर देने की जो है राजनीति है। अगर मैं इसे साजिश ना भी कहूँ, शिवदास घोष अपने आप में बहुत ही अपॉर्चुनिस्ट और अवसरवादी व्यक्ति था, और उसने इसी तरह के अवसरवादी निष्कर्ष जो हैं वो निकाले हैं। और उन निष्कर्षों में से एक ये प्रमुख निष्कर्ष है कि भारत में 1947 में एक क्रांति हो गई। लेकिन जो बात SUCI और उसके संस्थापक शिवदास घोष के लिए सही या गलत हो सकती है, उन्हें हम एक संदेह का लाभ दे सकते हैं इसमें, वो आज के दौर में श्याम जी के लिए कतई सही नहीं हो सकती, क्योंकि आज के दौर में इसका क्रिटिक करने वाले, इसकी आलोचना करने वाले हम लोग मौजूद हैं। हमने एक आर्टिकल लिखा है और श्याम जी ने बिना उसे पढ़े, बिना आर्टिकल की प्रस्तावनाओं को उद्धृत किए, बस अपने तोतर ढंग से जो है जिसका वे अक्सर इस्तेमाल करते हैं, तो उस शैली के अंदर उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की है। या मैं ये कहूँ कि उन्होंने अपनी पुरानी बातों को ही, जिनकी हमने आलोचना की थी, दोबारा से दोहराने का इसमें जो है कुत्सित यत्न किया है। सारे डॉक्यूमेंट में कोई नई बात नहीं है, लेकिन हम एक एक करके
इस डॉक्यूमेंट की, इस लेख की जो तमाम प्रस्तावना है उनका जवाब देंगे, ताकि साथियों के क्लैरिफिकेशन हो सकें, जनसंघर्ष मंच के साथियों के भी क्लैरिफिकेशन हो सकें और हमारे साथियों के भी इस पर क्लैरिफिकेशन हो सकें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर जो है स्पष्टता है। जनवादी अधिनायकत्व क्या है, समाजवादी अधिनायकत्व क्या है, उनका अंतर संबंध क्या है, इस सब पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन बाद में। आज का हमारा जो चर्चा का विषय था वो दरअसल 1947 था, कि 1947 के अंदर किसी भी तरह से कोई क्रांतिकारी संघर्ष जो है उसका बिंब नहीं दिखाई देता, वो फलीभूत होता नहीं दिखाई देता, बल्कि इन क्रांतिकारी संघर्षों की मज़ार पर, इनकी कब्र पर हम देखते हैं कि 1947 का जो है उदय होता है। इस सिलसिले में मैं दो बातें और कहना चाहूँगा। नेपाल में 2006 में राजशाही को ख़त्म करके वहाँ पार्लियामेंट्री शासन जो है वो शुरू किया गया। पार्लियामेंट हालांकि वहाँ पहले भी बनती रही, लेकिन वहाँ राजशाही का अंत हो गया। तो अगर हम श्यामजी का पैमाना अप्लाई करें तो नेपाल में भी हमें जनवादी क्रांति दिखाई देगी। हमें 2006 में हमें नेपाल में जनवादी क्रांति का फ्रूशन और समाजवादी क्रांति की शुरुआत दिखाई देगी। तो ये बहुत ही हास्यास्पद है, ये जो श्यामजी की प्रस्तावना है ये बहुत ही हास्यास्पद है। अगर वो अपने ही लेख में अपने अंतिम 2 पैराग्राफ पढ़ लेते, उसमें उन्होंने लेनिन को कोट किया 1905 में, तो उन्हें पता चल जाता कि लेनिन क्या कह रहे हैं। लेनिन 1905 में लेनिन लिख रहे हैं कि हम यहाँ 2 संघर्ष कर रहे हैं, ज़मीन के लिए किसानों के साथ, ज़मींदारों के खिलाफ जनवादी संघर्ष, और पूंजी के शासन के विरुद्ध समाजवादी संघर्ष। तो 1905 में जबकि वहाँ रूस में ज़ारशाही का शासन है, वहाँ पूंजीवादी शासन नहीं है। 1905 में ज़ारशाही का शासन है। ज़ारशाही के शासन के तहत भी लेनिन ये कह रहे हैं कि हम ये 2 संघर्ष एक साथ चला रहे हैं, समानांतर चला रहे हैं, जिसका मतलब है कि रूस के अंदर ये 2 क्रांतियां जारी हैं, 2 क्रांतिकारी संघर्ष एक साथ चल रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है कि पहले जनवादी संघर्ष, पहले जनवादी क्रांति जो है उसके लिए लड़ा जाएगा, पहले जनवादी क्रांति का संघर्ष होगा और उसके फ्रूशन के बाद, उसके पूरा होने के बाद फिर समाजवादी क्रांति का दौर शुरू होगा। लेनिन ये नहीं कह रहे हैं, आप पढ़िए, बिल्कुल गलत निष्कर्ष जो है उससे निकाल रहे हैं श्यामजी। उनके अपने ही लेख में लेनिन का जो कोट उन्होंने दिया है टू टैक्टिक्स से, लेनिन की कृति टू टैक्टिक्स से उन्होंने कोट दिया है, तो उसमें लेनिन स्पष्ट कह रहे हैं कि हम यहाँ 2 तरह का संघर्ष एक साथ चला रहे हैं, जिसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि दोनों तरह का संघर्ष वहाँ समानांतर चल रहा है। तो ये जो इनकलाब वहाँ रूस के अंदर चल रहा है, उस इनकलाब की 2 धार हैं एक ही साथ, एक समाजवादी धार है और एक जनवादी धार है। यही लियोन ट्रॉट्स्की की सतत क्रांति की प्रस्तावना है। लियोन ट्रॉट्स्की ने हमें बताया कि किस तरह से यूरोप की जो क्रांतियां हैं पिछली से पिछली सदी की, जिनके अंदर समाजवादी क्रांति के संघर्ष का कोई प्रश्न नहीं था, उसकी कोई संभावना नहीं थी, तो वहाँ जनवादी क्रांति का संघर्ष था, जनवादी क्रांति के लिए संघर्ष था, और जनवादी क्रांति के लिए उस संघर्ष में मजदूर वर्ग जो है वो सिर्फ बुर्जुआजी की दुम बना हुआ था। साम्राज्यवाद के दौर में ये 2 दुनिया बिल्कुल एक दूसरे के अंदर जो है इनका घालमेल हो गया है, ये एक दूसरे के साथ जुड़ गई हैं। मसलन रूस के अंदर ज़ारशाही के तहत ही पूंजीवाद के आविर्भाव से ये 2 दुनिया एक साथ आ गई थी, ज़ारशाही की दुनिया और पूंजीपतियों की दुनिया, और इन दोनों दुनियाओं के खिलाफ जो बोल्शेविकों का संघर्ष है, मजदूर वर्ग का संघर्ष है, वो एक साथ चल रहा था। तो ये जो संघर्ष की 2 धार हैं, संघर्ष के 2 कोण हैं,
यही सतत क्रांति की आत्मा है कि ये संघर्ष एक दूसरे से जुदा नहीं है। मजदूर वर्ग ये नहीं कर सकता कि वो पहले अपना जनवादी संघर्ष चलाए, किसानों को साथ लेकर पहले सिर्फ जनवादी संघर्ष की, जनवादी क्रांति की बात करे और समाजवादी क्रांति को स्थगित कर दे, और जनवादी क्रांति संपन्न होने के बाद समाजवादी क्रांति की शुरुआत करे, जैसा कि तमाम स्टालिनवादी और माओवादी दावा करते हैं और जैसा श्याम जी भी दावा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। लेनिन कह रहे हैं कि हम ये दोनों संघर्ष साथ चला रहे हैं। तो ये है लेनिनवाद, ये है ट्रॉट्स्कीवाद, जिसे समझने में श्याम जी बड़ी गलती कर रहे हैं। और इसीलिए ना वो रूस को समझ पा रहे हैं, ना भारत को समझ पा रहे हैं, ना नेपाल को समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमने अपनी थोड़ी सी बात आपके सामने रखी है एक बिंदु पर। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं लिंक डालूंगा और उस पर हम चर्चा करेंगे। आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उस पर क्लैरिफिकेशन दूंगा। तो इस तरह की चर्चा इस पर हम लगातार जारी रखेंगे और इसकी एक के बाद एक किश्त हम निकालते जाएंगे। और श्याम जी के जितने भी सवाल हैं, हम उनके उत्तर जो हैं वो इस चर्चा में देते जाएंगे।